तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स में होती है, मंकी और ह्यूमन बींग्स में, चिंपांजी वगैरह में। नॉन प्राइमेट्स में EUSTROUS ईस्ट्रस साइकिल और हीट पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग में 28 डेज का होता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है, इसके कोर्स कहानी होती है अलग अलग एनिमल में, है ना। तो अलग अलग पीरियड होता है। अब करेंगे, ये 4 फेजेज में डिवाइडेड है। मेंस्ट्रुएशन है, फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है और नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो सिंपल से समझा देता हूँ। तो इसमें देखना यह है कि ये फिजियोकेमिकल चेंजेस है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में चेंज होती है केमिकल, और ओवरी में 2 तरह का चेंज होता है। एक केमिकल चेंज जो हार्मोन बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज साथ साथ हो। यहाँ देखिए, है ना। तो स्ट्रक्चरल चेंज में ये ग्रेफिन फॉलिकल की मैच्योरिटी आ जाएगी और साइमल्टेनियसली वो हार्मोन का और केमिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे ग्रोथ होती है। और ये यूट्रस की लाइनिंग दिखाई गई है, यूट्रस का लाइनिंग दिखाई गई है। आप कह सकते हैं कि इसमें 2 फेज है, ए, ये वाला ए, ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी। क्या लिखा है? ओवेरियन इवेंट। नीचे भी लिखा है ओवेरियन हार्मोन। तो मैंने कहा फिजियोकेमिकल चेंज, यस। इसलिए कि ये जो है ग्रेफिन फॉलिकल बन रहा है फ्रॉम फेजेस ABCDEFGHI, ऐसे तो आएगा बोर्ड में, बी अवेयर ऑफ। इस पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ABCDEFGH, ऐसे लिखा रहेगा बेटा। अब सबसे क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में। आप कोई भी किताब निकाल देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 5 मार्क क्वेश्चन आता है, बी अवेयर ऑफ। अब ये बीच में जो लाइन दिखाया है, ये 15-14 के बीच का लाइन है। तो 1 से लेकर के 5 दिन तक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेंसेस आउटफ्लो होती है, जो सिम्टोमेटिकली दिखता है फीमेल्स में। उसके बाद जो उस समय देखिए एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, तो एस्ट्रोजन स्क्रैप कर देती है यूट्रस की वाल को, ब्लड कैपिलरी एक्सपोज हो जाती हैं और एक्सपोज होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। यूट्रस से पहले ब्लड बढ़ता है, फिर बार बार सर्विक्स से बाहर निकल के वजाइनल कैविटी में जाता है और 15 दिन लगता है वो बाहर निकलने में उसको। इसलिए अंदर में खराब भी हो जाता है और डिले होने में खराब हो जाता है, सड़ जाता है, बदबू आने भी लग सकती है उसके अंदर, है ना। तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई है और स्क्रैप कर दिया। किसी भी लेडी को केवल एस्ट्रोजन का हाई डोज दे दिया जाए तो यूट्रस सबसे पहले अफेक्टेड होगा जी। पूरा का पूरा जो एंडोमेट्रियम पार्ट है इसका डैमेज हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, ब्लड कैपिलरी सब एक्सपोज हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए, ये ऊपर बता चुका हूँ ओवरी वाले सेक्शन में ABCDEF। अब ये जो है ई वाला सेक्शन जो है मैच्योर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है ना, और जो 14-15 के बीच में ये कोलैप्स होगा और यहाँ से ओवम प्लस एस्ट्रोजन दोनों साथ साथ वहाँ पे निकलता है। इससे लेवल ज्यादा होता है अगर 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तो जाते। अब इसमें देखिए बीच में क्या है कि 5 हो गई। अब 7, 8, 9, 10, 11 ये जो होता है 6-7 दिन का जो होता है, विदाउट एनी कंट्रासेप्टिव मेजर का कोई भी कपल क्वाइटस कर सकता है, उसमें कंसीव करने के चांसेस नहीं होते। सेफ पीरियड होता है कपल्स के लिए, इसलिए कि बॉडी में कोई ओवम अभी नहीं होता है। पहला वाला निकल चुका होता है, चला गया, और दूसरा वाला अभी बनने जा रहा है 14। तो ये अब इसमें क्या है कि स्पर्म की जो मैच्योरिटी सर्वाइवल होता है 72 घंटे का होता है। तो 72 घंटे सर्वाइव करता है। मान ली क्वाइटस हुई है, पहले से स्पर्म प्रेजेंट है इन द यूट्रस कैविटी, है ना, ओवम बाद में आया तो फर्टिलाइजेशन तब भी हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं आपकी रिलीज के 2.5 दिन के इसके 72 घंटे पहले हद तक का सेफ सेक्स हो सकता है, उसके बाद का डेंजरस होता है। इसलिए कि स्पर्म पहले से प्रेजेंट है, ओवम बाद में आया, फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो देख लीजिए गौर से, ये तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान के चलिए, यही 4-5 दिन 6 दिन सेफ साइड होता है बस। ओके, तो इसी को क्या करना है, जब इस जो कोलैप्स हो रहा है ग्रेफिन फॉलिकल कब हो रहा है, FSS की इफेक्ट्स हो रहा है। दोनों का रेशियो देख लीजिए, LH और FS दोनों मिलकर कर रहा है। LH क्या करेगा, ये कॉर्पस लुटियम बनने में हेल्प करता है अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन भी। और कॉर्पस लुटियम 2 चीज बनाती है, सब लोग जानते हैं एक ही बनाती है, जी नहीं, 2 चीज बनाती है, प्रोस्टोन बनाती है और थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी बनाती है। क्या प्रोस्टोजन का लेवल बहुत हाई होगा तो वो भी डेंजरस और डैमेजिंग होता है, वो परमानेंट स्टेरिलिटी करके कॉर्पस एल्बिकैंस को डैमेज ही कर देगा। तो एस्ट्रोजन जैसे शादी ब्याह में हाथी और ऊंट दोनों जाते हैं, कैमल और एलिफेंट, हाँ दोनों ही शोपीस है, लेकिन कंट्रोल करता है एलिफेंट के, पावरफुल है। प्रोस्टोजन ज्यादा पावरफुल है एस्ट्रोजन से, कॉर्पस एल्बिकैंस को डैमेज ही कर देगा। एस्ट्रोजन उसको कंट्रोल करता है, उसकी इफेक्ट होगा। इसलिए सहेली में जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, प्रोस्टोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन बनाया गया, आप वहां पे एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ केस आता है क्या
कि 15 के बाद से जो निकला हुआ है ओवम अब धीरे धीरे जाके नेक्स्ट 26-27 तक बाहर निकलना काम हो जाएगा। अब अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई, कॉर्पस लुटियम परसिस्ट कर जाएगा, अब प्रोस्टोन का लेवल मेंटेन होने की वजह से नेक्स्ट फेज फॉलिकुलर डेवलपमेंट रुकी रहेगी टिल डिलीवरी बच्चे बेबी का, है ना। अब अगर ये देखिए लाल से बनाया हुआ है ना, तो ये दिखा रहा है कि अगर लाल को मैं ऐसे खींच दूं बेटे, ऐसे खींच दूं, एरो बना के ऐसे खींच दूं मैं लाल से, देख लीजिए एरो खींच दूं, ऊपर ही जा रहा है प्रोस्टोन का लेवल, मतलब हो गया कि लेडी इज प्रेग्नेंट एंड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज हायर, सो देयर इज नो चांस ऑफ, इसलिए अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो सेक्स करेंगे तो चांसेस कम होता है कंसीव होने का, होगा ही नहीं, इसलिए कि ओवम का बनना पहले ही बंद हो चुका है। इसको एक बार गौर से देख लीजिए आप लोग, और फिर हम अब इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन थोड़ी देर के बाद हम पहुंचते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। अब एनसीईआरटी में ये सब जो वर्ड दिया हुआ है ना, ओवुलेशन और ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, मेनोपॉज, तो फीमेल में तो 40 और 45 के बीच में हो जाती है, लेकिन ह्यूमन मेल्स में ये टिल डेथ स्पर्म बनता रहता है। ओके, तो ये सब वर्ड ये कह रहा हूँ कि ये सब वर्ड खुद कर लीजिएगा आप लोग, डेफिनेशन एक एक लाइन का डेफिनेशन तो है, पढ़िएगा एक बार थोड़ा पढ़िएगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, बता रहा हूँ, बाद में खतरा हो जाएगा, बाद मत दोष दीजिएगा मुझे, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा, नीट अगर करना है तो। बाकी आकाश, पाताल, अंतरिक्ष, मंगल ग्रह, पृथ्वी सब करते रहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक फिगर, एक एक डायग्राम और एक एक वर्ड समझिए कि जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब लिखिए फर्टिलाइजेशन और सीनगैमी हमने पहले ही मैं बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेयर ए फ्यूजन ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल्स, एनी काइंड, बॉडी सेल दो आपस फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, गैमीट सेल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, बट सीनगैमी यह टेक्निकल टर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट टेक प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। यस, ये आप याद कीजिए, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन इज ए फिजियोकेमिकल चेंजेस, या फिजियोकेमिकल चेंजेस, बिकॉज ना, अब देखिए फिजियोकेमिकल चेंज में क्या होगा, जो एक मैच्योर्ड ओवम होती है जिसमें 3 वाल लेयर होता है ना, पहला वाला कहते हैं कोरोना रेडियाटा, हाँ, जो ओवरी का टूटा हुआ और ग्रेफिन फॉलिकल टूटा हुआ सेल का टुकड़ा होता है, चिपका रहता है ग्रेफिन फॉलिकल, ये जो जोना पेलुसिडा नंबर 2 वाला लेयर है लिक्विड वाली, उसके ऊपर ये सारे सेल चिपके रहते हैं। पेरीबाइटिलिन मेम्ब्रेन 2 लेयर की मेम्ब्रेन है, वो इसकी अपनी मेम्ब्रेन है, किसकी, ओवम की अपनी मेम्ब्रेन है ना, और सेंटर में न्यूक्लियस होगा, तो इसको कहेंगे ओप्लाज्म, यस ओप्लाज्म, हाँ प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, और अंदर में होगा न्यूक्लियस। तो ये ओवम का, ओवम और एक में डिफरेंस बता चुका हूँ पहले ही चैप्टर में, पहले वाले सबसे पहले वाले चैप्टर में, पेरीबाइटिलिन यही बनाना है। अब इसमें दिखा रहा है, क्वेश्चन आता है, ये पूरा पूरा बना हुआ रहेगा आपको बोर्ड में, क्या रहेगा कि इसमें स्पर्म ए बी सी लिखा रहेगा, क्या व्हाट विल द फेट ऑफ ए बी एंड सी, तो बताना कि दिस इज गोइंग टू इंटर इनसाइड द ओवम बिकॉज कॉर्टिक कोरोना रेडियाटा एंड जोना पेलुसिडा है गिवन पैसेज टू द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये जा रहा है, तो ये हो गया, और ये 2 आर विल बी रिजेक्टेड, कैन बी रिजेक्टेड, इसको कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, है ना, कॉर्टिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ओवर द लेयर ऑफ कोरोना रेडियाटा एंड दैट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन 1 स्पर्म, यस, एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। इसके पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होती है कि जो ओवम है वो सिक्रीट करता है हार्मोन फर्टिलाइजिन, और उसके अगेंस्ट एंटी फर्टिलाइजिन इज सिक्रेटेड बाय एक्रोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो दोनों के अंदर स्पीसीज का कंपेटिबिलिटी होती है, इसको कहते हैं केमिकल डायलॉग, ओवम जो सिक्रेट कर हार्मोन और स्पर्म जो सिक्रेट कर हार्मोन, दोनों का हो गया केमिकल डायलॉग। केमिकल डायलॉग डिटरमाइंस ना राइट स्पीसीज एंड फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर राइट स्पीसीज नहीं है, जैसे 2 अलग अलग स्पर्म ओवम अलग स्पीसीज का किया जाए तो फर्टिलाइजेशन चांसेस ऑलमोस्ट नहीं होते। अलग बात है म्यूल एक्सेप्शन है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच का जो क्रॉस है वो एक एक्सेप्शन है ना। उसी तरह से जब डोंकी है एक्सेप्शन है, नेचुरल प्रोसेस है, या लाइगर है, या हिनी है, या एक और है टिरोन है
है ना, रेफेनोब्रेसिका प्लांट में है, तो ये सब क्रॉसेस है, सब एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें हो जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। अब बात आती है, तो मैंने बताया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस केमिकल फिजियो केमिकल प्रोसेस है, क्वेश्चन 3 नंबर में आता है बोर्ड में। तो फिजिकल प्रोसेस दिखाएंगे कि, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ one layer of the ovum one by one, proliferated by the sperm lysins which is secreted by the acrosome of the sperm। तो ये धीरे धीरे जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और जो जहां से इंटर करेगा उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, जहां से स्पर्म की एंट्री होती है ना। तो इस पे एक पॉइंट होता है, उस स्टेज को जिस फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं ऊटीड, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ऊपर में पेज पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ऊटीड मेस्टोसाइकिल पहले वाले पेज पे, पेज नंबर दिखा देता हूं मैं, आप पढ़िएगा ध्यान से, बच्चे ध्यान दीजिए। पेज नंबर 52 यहाँ लिखा है सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी ये लिखा हुआ है पेज नंबर 52 पे, यहाँ लिखा है ऊटीड वर्ड लिखा होगा, है ना। ये देखिए ऊटीड लिखा है मेरा अंगूठे के पास, ऊटीड, ये देखिए दिखा कि नहीं दिखा, ऊटीड, फिर दिखाता हूं, दिखा ऊटीड, ये है ऊटीड, पेंसिल से कर दे रहा हूं, ये देखिए ऊटीड, है ना। तो ऊटीड जो है वो स्टेज है जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेटेड है, और जो बनता है सेकंड म्यूस्टिक डिवीजन मीन सेकंड उस साइड में, है ना, उस साइड में बनता है। तो बात आई फर्टिलाइजेशन, और धीरे धीरे से ये एंट्री हो जाती है। स्पर्म का सारा पार्ट इंटर नहीं करता, केवल न्यूक्लियस पार्ट अंदर जाता है, जबकि ओवम का सारा पार्ट जाइगोट में प्रेजेंट होता है। उसका प्रोटोप्लाज्म का थोड़ा हिस्सा और न्यूक्लियस, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड हुआ है तो न्यूक्लियस हो जाएगी डिप्लॉइड, बट ओवम का टोटल ऊप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का ऊप्लाज्म वो प्रेजेंट होता है, और वो फीटस के डेवलपमेंट में रहता है ना। मदर फादर से केवल न्यूक्लियस ही आता है, क्रोमोसोम ही आता है, मान के चलिए। इसीलिए कहते हैं मदर से जो अटैचमेंट है बच्चों का ज्यादा क्यों होता है कंपेयर टू फादर, इसीलिए होता है कि साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटिडीन कहते हैं इसकी। वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू मदर का जो कुछ नॉलेज, जो कैरेक्टर है, फीचर है, वो बच्चों में दिखता है। इसलिए मदर का ज्यादा इफेक्ट दिखता है बच्चों में, और सेंटिमेंट और अटैचमेंट मदर से ज्यादा होता है बच्चों का। ये कारण है कि मदर के ओवम का साइटोप्लाज्म पार्ट विद डीएनए और सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है बच्चों में, जबकि फादर का केवल न्यूक्लियस पार्ट और क्रोमोसोम पार्ट जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फिजियोकेमिकल चेंजेज आ गए। अब आती है बात डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब कि सून आफ्टर फॉर्मेशन जाइगोट जो है ना, वो डेवलपमेंट शुरू कर देता है। तो पहला डिवीजन सब माइटोसिस होता है, टोटल क्लीवेज कह सकते हैं, इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस या क्लीवेज होती है हमारे में। तो क्लीवेज टाइप होती है जिसमें 8 से 16 सेल स्टेज बनता है, इसको कहते हैं मोरूला। हर के एक राइट एंगल पे बनेगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, गौर से देख लीजिए, इसको याद रखना है आपको, इसको कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो जैसे दिख रहा है फिगर वैसे A B C D E F G। जो सबसे लास्ट वाला है काला जो दिख रहा है अंदर पैच, वो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टूला स्टेज है। उसके पहले जो 8 से 16 स्टेज होता है मोरूला है, और जो फर्टिलाइजेशन होती है इसमें इम्प्लिटी जंक्शन में होती है। इसमें इम्प्लिटी जंक्शन क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, ध्यान रखिएगा, बात खत्म। इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, एंडोमेट्रियम में लिखा एनसीईआरटी होती है, मायोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम उसको कवर कर देता है। इस फिगर को एक्वेंटेंस कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो मैं एक बात थोड़ा और बता दूं कि जो ब्लास्टूला है उसके बाद का एक स्टेज और होता है जिसको कहते हैं गैस्टूला। तो गैस्टूला स्टेज भी आता है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है एक्टोट्रोफोडर्म कहते हैं। और ट्रोफोडर्म वह पार्ट है जो प्लासेंटल फॉर्मेशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टेस्टिस को, और वहाँ पे हेल्प करती है इसको, है ना। तो और उसी के ऊपर में एक इनर सेल मास जिसके स्टेम सेल भी कहते हैं, वो हाईली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, छोटा सा प्लग के रूप में, एम्ब्रियोनिक प्लग कहते हैं इसको, है ना। इसी चीज को कहते हैं वहां पे प्लांट में ये मेस्टमेटिक सेल जो होता है टोटिपोटेंसी कहते हैं, और एनिमल में उसी को स्टेम सेल कहते हैं, या इनर सेल मास यहाँ दिया हुआ है। एम्ब्रियो का हर सेल समझिए एक तरह से टोटिपोटेंसी सेल होता है, जिसको प्लूरोपोटेंसी कहते हैं। थोड़ा सा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस उसकी कम होती है, ठीक ना। तो इम्प्लांटेशन कहते हैं कि एनकरेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
गैस्ट्रोसिस्ट इनटू द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, वो भी कहानी। अब आती है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो कोरियोनिक विलाई और एम्नियोटिक जो फीटस होता है उसका जो ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल है वो जाके ब्रांचेज में होती है, विलाई बनाती है, और मदर साइड से जो आता है ब्लड वेसल से दोनों मिल करके ऐसे साइड बाय साइड, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह से चिपक जाते हैं, ऐसे साइड बाय साइड सब एक दूसरे से चिपक जाता है। इसको कहते हैं मैटरनल कोरियोन, इसको कहते हैं फीटल कोरियोन। ये दोनों कोरियोन जाकर के ऐसे चिपक जाए, ग्लू हो गया। अब ये पूरा जो जंक्शन हो गया दोनों साइड में, है ना, यही प्लासेंटा कहलाता है। और साइड बाय साइड ब्लड कैपिलरी लगी हुई, एक्सचेंज ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्लड ऑफ टू साइड्स मदर और फीटस टेक प्लेस साइड बाय साइड, पूरा आमने सामने नहीं, देखने में ऐसा लगता है लेकिन ये एक्चुअली ऐसा प्लासेंटा बनता है, ऐसा बनता है, सब एक दूसरे के साथ ऐसा बनता है इधर। अब ये कलेक्टेड होकर कहाँ जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड में चला जाएगा, और ये मदर का ब्लड वेसल आया सप्लाई हुई है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो विलाई लिखा है, कोरियोनिक विलाई होता है ना। फिर उसी से जाके नीचे बनेगा ये यॉर्क सैक लिखा हुआ है, सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, कोरियोन, एम्नियोन, यॉर्क सैक और एलांटोइज एक्स्ट्रा होती हैं। ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में वेल डेवलप होती हैं। यॉर्क सैक हमारे में नहीं होता, ह्यूमन में नहीं होगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, फीटल कैविटी है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग अमाइनोसेंटेसिस के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हम बच्चे का सेक्स और कोई डीजी वगैरह है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अमाइनोसेंटेसिस कहलाता है, इसी फ्लूइड को हम यूज करते हैं। पूरा प्लासेंटा चारों तरफ से, तो ह्यूमन प्लासेंटा जो होता है हीमोकोरियोनिक टाइप होता है हमारा प्लासेंटा। फीटस जो चारों तरफ से, है ना, विलाई से ब्लड सप्लाई से इनरिच रहता है, जबकि जो कैटल वगैरह होता है नॉन हीमोकोरियोनिक होता है ना, नॉन, उसमें एक ही जगह से मोटी सी कॉर्ड जाती है बस, बाकी तो एक थैला होता है पतला सा पॉलिथीन की तरह का, लिक्विड भरा तो फीटस होता है, फट जाता है, बच्चा निकल जाता है। कभी आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में बर्थ वगैरह होते हैं इस तरह के नॉन प्राइमेट्स वगैरह के, और के तो एलिफेंट वगैरह में तो ऐसा ही होता है, हॉर्स में, गोट वगैरह में थैला में पैक हो बाहर निकलता है। ह्यूमन में ऐसा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड लास्ट तक रहता है, जो फीमेल होती है। अब आइए समझते हैं कि ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी पीरियड होती है 9 महीने की होती है, जिसको जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। अलग अलग एनिमल्स में ये पीरियड अलग अलग होती है। पहले महीने में ह्यूमन बेबी का हार्ट बनता है, जिसकी धड़कन को हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू। दूसरे महीने का अंत होते होते फीटस में लिम्स और डिजिट्स उंगलियां बन जाती हैं। 12 वीक के बाद में बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल ग्लैंड्स, लिम्स, ऑर्गन्स वगैरह बन जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month. By the end of 24th week, सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, the body is covered with fine hair, eyelid separate and eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for the delivery. अब आती है बात पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन का। तो पार्चुरेशन प्रोसेस को कहते हैं लेबर, पेन एंड डिलीवरी और बेबी भी कहते हैं। और लैक्टेशन का मतलब होता है डिलीवरी जो होती है उसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसका परिणाम होता है जो फुल्ली डेवलप फीटस डेवलप करता है। इसकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्साइटेड होती है और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट करती है। और ऑक्सीटोसिन जो होती है 2 काम करता है, एक तो पेल्विक के मसल्स वगैरह की सॉफ्टनिंग करती है, दैट फैसिलिटेट ईजी बर्थ ऑफ द चाइल्ड, एंड ऑक्सीटोसिन along with prolactin causes secretion of milk, formation of milk in the mother. अब जो लैक्टेशन है, मिल्क सिक्रीशन, ये सब प्रोसेस नीचे में दिया हुआ पढ़ लीजिएगा। कोलेस्ट्रम एक थिक येलो कलर्ड फ्लूइड होती है विच इज रिच इन एंटीबॉडी ए एंड सम ई, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए काफ़ी हेल्दियर होता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ये।
ओके, थैंक यू। Hello students, welcome to Biology NEET channel. I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today we are going to discuss chapter Human Reproduction. Okay, so in the very first figure, this is 3.1a and it is given figure of human genital system. आदमी के प्रजनन तंत्र का ये फिगर है, इसमें सारे लेवलिंग दिए गए हैं। इसमें बहुत हाई लेवल रिसर्च की जरूरत नहीं है आपको एक प्रोटोटाइप नॉलेज, चूंकि नीट में क्वेश्चन फिगर वाइज आएगा, फिगर इसमें दिया होता है और आपको लेवलिंग दिया रहता है, मिसिंग रहता है ABC एंड यू आर टोल्ड टू आइडेंटिफाई A, B एंड C ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, CBSE बायोलॉजी के लिए आप इसका लिस्ट बनाएंगे जो फिगर देख रहे हैं, जैसे ऊपर में यूरेटर है और सेमिनल वेसाइकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंसेस का एक लिस्ट बनाएंगे और सब फिर इसका फंक्शन आप एक वन बाय वन नोट करेंगे, है ना। तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप नोट करते जाइए कॉपी पेन निकाल करके। जैसे पहला अगर स्क्रोटम है तो स्क्रोटम जो है बॉडी के बाहर एक पाउच होती है जिसके अंदर टेस्टिस फिटेड होता है और ये टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन करता है। इसकी जरूरत पड़ती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। उसके बाद जो होता है, जो लेयर होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं 250 के आसपास। एनसीईआरटी पर पढ़िए आप, फिगर को देखिए, सारे लेवलिंग्स तो जो ऐसे बोर्ड में 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको कहेगा 5 इंपॉर्टेंट लेवलिंग करिए और लिखा रहेगा कि ये लेवलिंग नहीं करना है, हाँ इनको छोड़ करके बाकी 5 लेवलिंग कीजिए। 5 मार्क क्वेश्चन आता है, मेल का भी और फीमेल का भी आता है। तो मैं वही शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्रोटम हो गया कंप्लीट। मेन बता रहे, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, उसके अंदर स्पर्म बनता है जिसका फिगर आगे हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर है एपिडाइडेमस, बाहर होती है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं, कलेक्शंस होती हैं, है ना। वहाँ से फ्रेंशिया उसके अंदर पैक होता है, थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं कैपट एपिडाइडेमिस और नीचे का होता है कॉडा एपिडाइडेमिस और अंदर फैट भरा रहता है। यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहता है, इसके बाद वो वासा डिफरेंस में निकल करके जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो है हिस्सा जुड़ा रहता है टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल से, उसको कहते हैं रेटेड टेस्टिस। इसमें एक फिगर आप देख सकते, नीचे नहीं है जो फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर 3.1.b, तो उसमें उतना डिटेल तो नहीं है अंदर का, लेकिन आप देख सकते हैं, कोई भी दूसरी बुक ले लेंगे प्राइवेट तो उसमें आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। या मेरा ये सजेशन है आपसे कि थोड़ा आंखों पे चमक रहा है ना, ये लाइट का कोई सिस्टम है, हाँ तो अब मुझे लगता है कि ठीक होगा, फिर भी चमक ही रहा है, देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था जी, तो एक्सेसरी इसके जो भी ऑर्गन्स है इंटरनल, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखते हैं इसमें सेमिनल वेसाइकल्स एक पेयर होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक पेयर होगा और बल्बोइथल ग्लैंड पेयर्ड होगा। तो ये तीनों मिलकर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती हैं और इस सब का फंक्शन अभी हम डिस्कस करने जाएंगे। तीनों का एक ज्वाइंट फंक्शन है जिसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ये बनाती हैं। इसके पेज के पिछले पेज पे 44 पेज के मिडिल में लिखा हुआ है द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, फिगर 3.1a बी इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल। ये पैसेज आप नोट कर लीजिएगा, ये पूरा पैसेज 3 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन होता है, ठीक ना। और इसके नीचे एक्सेसरी ग्लैंड का डिटेल दिया हुआ है जिसमें पेनिस का फोर स्किन बताया हुआ है, ग्लैंड पेनिस है, यूरेथ्रा पैसेज होती है, बल्बोइथल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ये पेयर्ड होते हैं। इन सब मिल करके कॉमनली पैसेज जाते हैं, है ना, यूरेथ्रा के अंदर। ये डायग्राम देखिए, इसमें जो लेवलिंग है उसको देखिए। तो एपिडाइमेस का रोल क्या है, स्पर्म को स्टोर करके रखना। दूसरा फिगर जो दिया हुआ है 3.2, वो क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। उसके अंदर 8 से 9 चैम्बर्स होती हैं जिसके अंदर
स्पर्म बनता है। और उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है फिगर नंबर बताऊं 3.5 में। इसमें सबसे बाहर में हुआ है कि जनरल एपिथेलियम जो एनसीईआरटी में मार्किंग नहीं किया हुआ है, जो बना हुआ है उसके नीचे जो लेयर दिखा है स्पर्मेटोगोनिया, ये मदर सेल्स होते हैं जिससे स्पर्म बनता है और सर्टोली सेल बनता है कॉमनली, तो स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये बताया हुआ है। यही इस वाले फिगर में भी दिया हुआ है 3.2 में दिखाया हुआ है। ये सब जो छोटे छोटे चैम्बर दिखा रहे हैं, सेंटर में खाली जगह दिख रहा है पिंक में, उसमें स्पर्म भी दिख रहा है, लिखा है स्पर्मेटोजोआ, वो स्पर्म का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जिससे बनेगा। ये पहले बाहर वाला जो है जनरल एपिथेलियम के ठीक नीचे वाला है। और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स में जो होती है लेडिक सेल्स फिटेड होती हैं, ये आपने सुन रखा होगा, लेडिक सेल्स फिटेड होती हैं, ठीक ना। यहाँ भी दिखाया हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया से इसको हम कोरिलेट करेंगे फिगर नंबर 3.8 से, जिसमें जेनेटिक लेवल पे दिखाया गया है कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है 3 फेज में। पहला होता है लिखा है माइटोसिस डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं इसको। दूसरा जो होता है ग्रोथ फेज, जिसमें कहता है म्यूटिक डिवीजन होती है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन और सेकंड म्यूटिक डिवीजन होती है, उसके बाद होती है मैच्योरिटी। 3 फेज हो गया। पहला जो है माइटोटिक डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वाला जो होगा म्यूटिक वाला उसको ग्रोथ कहते हैं, तीसरे वाले को कहते हैं मैच्योरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फिगर नंबर 3.8, इसमें जो आमने सामने क्रोमोसोम का लेवल दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछता है, कोई एक पूछ लेगा, एक साइड का या स्पर्म साइड का या ओवम साइड का पूछ लेगा। प्यूबर्टी के बाद ये दोनों घटनाएं होती हैं। यहाँ पे देख रहे सर्टोरी सेल का रोल क्या है। सर्टोरी सेल का दो रोल है, जैसे टैप्टम का रोल प्लांट में पढ़े फ्लावरिंग में, 2 रोल है। एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को, और उसके वजह से वो डिफरेंशिएट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होगा, और स्पर्मेटिड जब जा करके स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में कन्वर्ट होता है। तो सर्टोरी सेल के 2 रोल, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा ये एक इनहिबिन नाम का हार्मोन भी बनाता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस का फेज खत्म हो जाता है और डेंसिटी बढ़ती है सेमिनिफरस ट्यूब के अंदर, तो ये फीडबैक नेगेटिव देता है इनहिबिन, और ये हाइपोथैलेमस को फीडबैक के थ्रू रोक देता है स्पर्मेटोजेनेसिस, अनलेस अंटिल की फर्स्ट फेज फॉर्म जो स्पर्म में बाहर निकल जाए बॉडी से, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं, जैसे देखा सुना होगा, अगर बहुत लंबे समय अगर क्वाइटस नहीं होता तो नाइटफॉल या ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है स्पर्म, क्योंकि डेंसिटी जब तक खाली नहीं होगा फिर नेक्स्ट फेज बनेगा नहीं। हेलो, अब देखते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फिगर नंबर 3.3.A, है ना। इसमें जो भी सेक्शन दिया हुआ है, जो लेवलिंग किया है लेफ्ट साइड राइट साइड में, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं करे, चूंकि बोर्ड में 5 मार्क क्वेश्चन आता है, इससे नीट में भी ऐसे ही आएगा, फिगर दिया रहेगा स्कैन करके, है ना, और लेवलिंग के सामने ABC लिखा रहेगा लेवलिंग का, और ऑप्शन बना दिया जाएगा कि राइट ऑप्शन क्या है इसमें से, तो ही चुन के लिखना है। इसमें कोई रिसर्च नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, आप पूरे 1.5 घंटा क्लास में केवल फीमेल जेनिटल ऑर्गन को एक्सप्लेन करते हैं। देखा है मैंने यूट्यूब पे, जो है इनको एक्सपीरियंस कम है, पूरा चिल्लाते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको, बहुत डरने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ, बात भरोसा कीजिए, आप बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देखिए, लेवलिंग साइड से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 5 मार्क्स का, 6 लेवलिंग करिए, और उसमें लिखा आ सकता है कि ये लेवलिंग छोड़ करके, बस इतनी सी बात है। तो मैं कह रहा था कि फिगर नंबर 3.3.A, इसको एक बार आप थॉरोली ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे आप, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार रीडिंग करिए आप, रीडिंग से क्लियर हो जाएगा। फिगर को क्वेंटेज रखिए, है, जो पोजीशन दिखाया हुआ है, वेजाइनल ओरिफिस, पोर को कहते हैं, ओपनिंग को कहते हैं, भलवा भी कहते हैं उसको, उसके बाहर जो स्किन 2 होती है, एक होता है लेबियल मेजोरा और माइनोरा। अब कहाँ टच कर रहा है आपका एरो, इसको कौन करेगा यार, आपको देखना होगा ना, रिकमेंडेशन कर नीट में क्वेश्चन आएगा, स्कैन करके छोटा सा पार्ट दे देगा, कहेगा कौन माइनोरा है कौन मेजोरा है, ये 4 स्किन है बेटा। इसके बाद कहता है क्लाइटोरिस, ये ऊपर में छोटा सा निकला हुआ एक हिस्सा होता है, प्रोट्रूशन है, इसमें दिखाया हुआ है, जहाँ जो टच कर रहा है वहाँ टच कीजिए। ये पैसेज है यूरिन का, करा यूरेथ्रा है, पीवी सिम्फाइसिस ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ये बोन का स्ट्रक्चर है, जब आप बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पीवी सिम्फाइसिस, ये पेल्विक गर्डल के पास का हिस्सा नीचे का, ताकि बेबी इसी में फिट होगा नीचे जा करके, और ये सपोर्ट करता है बेबी को, है ना। पीवी सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर देख ही रहे हैं, यूट्रस देख रहे हैं, जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है, एनस और ये ऑरिफिस पास ही होते हैं,
और ये पैसेज जो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको वेजाइना कहते हैं। हाँ, फिर रेक्टम और दोनों साथ साथ होता है, और उसका जो माउथ पार्ट है उसका उसको यूट्रस का उसको कहते हैं सर्विक्स। ठीक, अब देखते हैं फिगर नंबर 3.3.b। एक लिखा हुआ है कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, दिया हुआ है। इसमें दोनों साइड में 2 ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, जिसको कहते हैं ना फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। इनफंड चौड़ा वाला पाम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताऊंगा मैं, जो फिगर दिया हुआ है एक्वेंटेंस करना है, इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना। राइटिंग प्रैक्टिस करने ज्यादा फायदा होगा, प्रैक्टिस करेंगे देख कर तो ज्यादा फायदा होगा। इसमें कोई रिसर्च नहीं करना, मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी जो जैसे कर रहे हैं देखिए आपको क्या लगता है, मेरी बात आपको सही निकलेगी, है ना। इसके अलावा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो फंडिबुलम निकला है, उसको कहते हैं फिम्बरी। फिर ओवरी मीजोवेरियम लिगामेंट से चिपका रहता है दोनों साइड्स में, और दोनों ओवरी जो है अल्टरनेट मंथ वर्क करती है ह्यूमन फीमेल में। फिर ट्यूब का देख लिया, ऊपर कहीं से यूराइन फंडा कहलाता है, जो सोलन पार्ट है ऊपर का, यूनरी कैविटी है, उसमें एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर मोस्ट होती है, मायोमेट्रियम सबसे बीच वाली है, चौड़ी होती है और वो वेस्कुलराइज होती है, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। और इम्प्लांटेशन एक्चुअली होती यहीं पे है, प्लासेंटा बनता है यहीं पे है। बाहर से जो इंडोमेट्रियम है वो तो कट जाती है, और कट करके जो मोरुला ब्लास्टुला स्टेज है या गेस्टुला चिपका हुआ रहता है प्लासेंटा से। एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम, मस्कुलर मायो में होता है हमारे मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ मसल्स है, उससे चिपका रहता है, ब्लड कनेक्शन बन जाती है दोनों साइड में, मैटरनल और फीटल में, उसी को कहते हैं प्लासेंटा, है ना। तो और ऊपर से एंडोमेट्रियम फिर उसको कवर कर लेता है, वो हम लोग आगे पढ़ने को। फिर कैविटी है, और यूट्रस का जो माउथ है सर्विक्स कहलाता है, सर्वाइकल कैनाल, और जो वजाइना में जो कैविटी है वो खुलता है। तो जो सर्विक्स है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, कि कैंसर की लिस्ट में ये सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 में आता है, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 में आता है, और माउथ कैंसर नंबर 3 कैंसर में आता है। माउथ कैंसर तो क्यूरेबल हो सकता है, बट सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, उसके लिए कुछ केसेस में इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो ये बात हो गई पेज नंबर 3.3b का। ओके, इसके बाद आता है फिर 3.4, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, किसी कारण से आप इसको पढ़िएगा एक बार, इसमें कुछ है नहीं, आज तक बहुत ही कम क्वेश्चन आया है 1-2। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये लोबील वगैरह की बात कर रहा है, निपल है, 9 पोर होती है ना, एरियोला कहते हैं, एरियोलर टिश्यू का बना हुआ स्किन के नीचे का एक कवरिंग होता है ब्रेस्ट पे, जिसकी वजह से वो स्मूथनेस देती है इस टच में। इसके अलावा लेटिफरस ग्लैंड है, जो मिल्क जहाँ बनता है डक्ट्स में, वहां से निपल में आकर डायरेक्ट खुला रहता है। तो ये सब गौर से देखिए, इसमें मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वियोलाई, है ना, चैम्बर्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े जैसे लंग्स में होता है वैसे उसके अंदर एपिथेलियम होती है, वो मिल्क बनाती है। अब मिल्क कैसे बनता है एक अलग इशू है, बाद में देखेंगे। प्रोलैक्टिन वगैरह हार्मोन वगैरह जो होती है, ऑक्सीटोसिन वगैरह से सब मिलता है, प्लेसेंटल पार्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा। इसको एक बार पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इसलिए समय इसमें बर्बाद नहीं कर रहा है। फिर मुझे अब आना है किसमें, गैमेटोजेनेसिस वाले। तो गैमेटोजेनेसिस 2 तरह का होता है, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। तो आप ऐसे का दूसरा होता है oogenesis, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने बता दिया, फिगर नंबर 3.5 पहले डिस्कस कर दिया है। अब हम देखते हैं कि फिगर नंबर 3.6। तो 3.6 में क्या दिखाएगा, प्रो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो इसमें जो लेवलिंग किया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑब्वियस है कि एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा, हाँ, सेल वाल होगी नहीं। तो मेम्ब्रेन पूरा स्पर्म बना होता है, और स्पर्म जो होता है प्योर प्रोटीन होता है ना। कुछ कंट्रीज अगर हम तो देखा है मैंने, इसको एज मेडिसिन भी लोग हॉर्स का या दूसरे एनिमल का एडवाइजेबल है कि न्यूट्रिटिव है कि ये आइटम। इसके अलावा दिखाया है एक्रोजोम। एक्रोजोम में जो कुछ हार्मोन और कुछ एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं लाइसिन्स एंजाइम में बनाता है ना, और हार्मोन भी बनाता है। ये एंटी फर्टिलाइजिंग, ये हार्मोन भी बनाता है। ओके, फर्टिलाइजर वाले सेक्शन में डिस्कस कर दूंगा इसमें क्या रोल है इसका। एक्रोजोम, हाँ, एंट्रेंस के लिए, नीट के लिए जो बनता है कि ये इसमें कौन सी सेल ऑर्गेनेल सबसे ज्यादा होती हैं,
तो बताना पड़ा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एक्रोमोसोम में ज्यादा है। उसके बाद न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पर्म सेल इज कवर्ड बाई न्यूक्लियस, लिखा है क्रोमोसोम मटेरियल, वही है क्रोमेटिन। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन मटेरियल, हाफ ऑफ द क्रोमेटिन इसमें मटेरियल होता है। जो फ्यूजन होता है ना ओवम के साथ, क्रोमेटिन तो क्रोमेटिन फ्यूजन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, फिर क्रोमोसोम बनता है बाद में। तो मोलिकुलर लेवल पे पहले पेयरिंग होती है, फिर थ्रेड लेवल पे, फिर क्रोमोसोम लेवल पे होती है। वो तो अलग का डिस्कशन है, तो जो हो रहा है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर नेक वाला रीजन है, नेक वाला रीजन याद कीजिए, उसमें लिखा सेंट्रियोल होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल डिसजंक्शन का काम करती है, हेड को मिडिल पीस से अलग करती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग एंट्री इनटू द मैच्योर्ड ओवम। ओके, फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म के लिए। और दूसरी बात यह है कि इनके नंबर जो है फिक्स होते हैं, वो होते हैं करीब 25 to 30। ये नीट में पूछ लेगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर स्पर्म सेल ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, है ना, वो होती है 25 to 30 के आसपास पर स्पर्म होती है। उसके बाद आता है एक मीडियन लाइन होती है और बीच में क्रॉस स्टेशंस होते हैं, है ना, जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। मायोनिम का थ्रेड होता है, ऑब्लिक थ्रेड्स होती हैं, और बीच में एक एंडोस्केलेटन होती है मायोनिम की बनी हुई। फिर टेल है जिससे कि वो स्विम कर सकता है। ठीक है, तो यही कहानी है। फिगर नंबर आता है 3.7। तो 3.7 में ओवरी का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें सबसे बाहर होगा एक एपिथेलियम, उसके बाद होगी एक जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर, और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो भी डायग्राम देख रहा है उसके एक्वेंटेंस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको क्या कहूँगा, तो ये मीजोवेरियम से अटैच रहता है एब्डोमिनल कैविटी में विद कहते हैं फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में होता है। और यहाँ पे 3 सेंटर लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे टुवर्ड ग्रेविन फॉलिकल, तो दिखा रहा है एग नेस्ट, है ना। यहाँ जो फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर जो है दिख रहा है, ये फिगर यहाँ पे पूरा एक सर्किल बना लीजिए। लाइक सर्किल बना दूं मैं पेंसिल से, ये देखिए, ये सर्किल बनाई है मैंने पेंसिल से, गौर से देखिए, सर्किल बनाया मैंने पेंसिल से, है ना। तो उसको कहते हैं एग नेस्ट, लिख लीजिए, एग नेस्ट, एग नेस्ट कहते हैं इसको, है ना। एग नेस्ट में 60,000 से 70-80,000 एक फॉलिकल सेल्स होते हैं इसके अंदर, और ये 2 मंथ बेबी के अंदर होता है, मदर बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये बनता रहता है, प्यूबर्टी के समय में करीब इतना होता है, 60,000 से 80,000 होता है। इसी एग नेस्ट से प्यूबर्टी के बाद 1 by 1 ये निकलते हैं हर मंथ, अल्टरनेट मंथ ओवरी काम करती है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एक लेयर वाल लेयर बनेगी, फिर दूसरी वाल लेयर बनेगी, फिर तीसरी वाल लेयर बनेगी, टर्शियरी स्टेज तक आ गई। उसके बाद कैविटी बनेगा, उसको एंट्रम कहते हैं। और ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल वाज डिस्कवर्ड बाय इट्स ग्रेफिन इटसेल्फ, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ थीका एक्सटर्ना, थीका मीडिया, थीका इंटरना। अंदर में होता है एंट्रम, है ना, और एंट्रम से अटैच रहता है ये oocyte, है ना। एक्चुअली वो सेकेंडरी oocyte होता है, हाँ, सेकेंडरी oocyte होता है। उसकी अभी एक मैच्योरिटी बाकी रहती है, जो फैलोपियन ट्यूब में होगा, स्पर्म के प्रेजेंस में ही हो सकता है ना। और ग्रेफिन फॉलिकल ऊपर पोर खाली होती है, पोर होती है, जिससे कि oocyte का निकलना होता है, उसको कहते हैं कोमुलस oophorus, है ना। तो इस फ्लूइड में ये तैरता रहता है, मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करती है। ये दिखाया हुआ कि रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल में 2 चीजें निकलती हैं। एनसीईआरटी जो दिखाया हुआ है, एक ओवम होती है, निकलता है, ओवम नहीं निकलता है, वो oocyte है, सेकेंडरी oocyte होता है। ओवम तो जाके बनेगा फैलोपियन ट्यूब में, oocyte से वहां पर माइटोसिस होगी, सेकंड म्यूटिक डिवीजन, इक्वेशन डिवीजन वहां होगी, तो जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्लस ओवम में लिखा भी है तो प्लस इसका लिखना चाहिए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी यहाँ बनता है, ठीक ना। और ये सब होता है हार्मोन के ये कंट्रोल में। एफएसएच जब जैसे मैच्योरिटी आएगी, एफएसएच रिलीज होगी और करेगी एलएच के साथ मिलके। एलएच जो है और एस्ट्रोजन मिल करके ये बनाएगा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम मैच्योर होकर के बनाता है प्रोजेस्टेरोन, सब पता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन ये बनाएगा तब तक इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस नोट कर लीजिए, कॉर्पस एल्बिकेंस जो है ये डेवलप नहीं होगा जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। कॉर्पस ये डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इससे एग नेस्ट से एक प्राइमरी फॉलिकल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, इसका प्रोडक्ट इसके इससे निकलने के लिए चाहिए। जब तक प्रोस्टोन का लेवल हाई रहेगा, चाहे वो नेचुरली हो, प्रोस्टो ये बनाती हो कॉर्पस लूटियम, या बाहर से इंजेक्शन है टैबलेट, सहेली टैबलेट लिया जाए, तो ये सप्रेस रहेगा।
ये जब सप्रेस रहेगा, जब ये सप्रेस रहेगा तो इसमें से एक का निकलना नहीं होगा, प्राइमरी में नहीं निकलेगा, और इस तरह से वो कहते हैं उसको कंट्रासेप्टिव एक तरह का यहाँ पे मैकेनिज्म गवर्न करता है। जब तक प्रेगनेंसी रहती है कॉर्पस लुटियम डेवलप रहता है, प्रोस्टेरोन का लेवल हाई रहता है फीमेल बॉडी में, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन रहता है, और कॉर्पस एल्बिकेंस जिसको मैं बात बता रहा हूँ वो सप्रेस रहता है, इसलिए इसमें से निकलना नहीं होता इसका फॉलिकल का, और ग्रेविन फॉलिकल नहीं बनती, ओवम नहीं बनता, रुका रहता है। या तो बर्थ पिल सहेली ले लिया जाए, उसमें भी प्रोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, एस्ट्रोजन कम रहता है। यही इसका कहानी है, ठीक ना। ये हो गई कहानी खत्म। और जब तो एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस कर देंगे। उसके बाद क्या फिगर आ रहा है 3.8, इसमें दिखाया गया लेफ्ट साइड राइट साइड, पहले बता चुका हूँ कि 3 फेजेज हैं। स्पर्मेटोगोनिया का फेज है, प्यूबर्टी है, जर्मिनल एपिथेलियम से बनता है स्पर्म, मदर सेल है ये, इससे स्पर्म बनेगा। तो ये पहला वाला जो हिस्सा है इसको आप कहेंगे मल्टीप्लाइकेटिव फेज है, ये पहला वाला मल्टीप्लाइकेटिव है। दूसरा वाला जो है दोनों को मिला के कहेंगे ग्रोथ फेज, सॉरी ये बता दिया ना, ये है मल्टीप्लाइकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, और ये है मैच्योरिटी फेज। थर्ड वाला जो है ये मैच्योरिटी है, ये है थर्ड वाला मैच्योरिटी फेज है, जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनेगा फ्रॉम स्पर्मेटिड से, इसको कहेंगे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। पिछले पेज पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है पेज नंबर 40। हेलो, तो मैं बात कर रहा था इस फिगर का 3.8 के बात कर रहा था मैं, और ये समझा रहा था कि ये जो है ये मल्टीप्लाइकेटिव फेज है, ये मैच्योरिटी फेज है, ये ग्रोथ फेज है, और ये मल्टीप्लाइकेटिव फेज है, जिसमें म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 दो फेज में होती है। म्यूसिस 1 को कहते हैं इरेक्शनल डिवीजन, ठीक ना। तो ये जो दिखाया हुआ 1 से 2, 2 से 4, 2 to the power 2 के फॉर्मूला बनता है, बहुत सिंपल सा है ना। यहाँ पे आता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ कन्वर्जन जो है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, और स्पर्मेटोजोआ का टेस्टिस से बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही दिखाया हुआ है oogenesis। अब यहाँ देखना ये है कि जो फर्स्ट फेज है ग्रोथ फेज है, मल्टीप्लाइकेटिव फेज है, और मैच्योरिटी फेज है यहाँ पे ओवम का। तो यहाँ दिख रहा है क्या, कल तो मैं बात कर रहा था oogenesis वाले सेक्शन का, प्यूबर्टी के बाद जो यहाँ लिखा है oogonia यानी मदर सेल जो है, oogoneal सेल, मदर सेल जो है वो डिवाइड हो रही है और बना रही है प्राइमरी oocyte। देखिए तो ऑब्वियस है 1 से 2 बनेगा, इसमें से बहुत सारा बनता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में है ना 1 या 2 ओवम लास्ट में बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में ना। अब ये बीसेज है, पिग्स है, यानी कि जो नॉन प्राइमेट्स हो रहे हैं सब, देखिए इसमें 15-15, 16-16 बच्चे देते हैं। उसका बताऊंगा क्या कारण होता है इसमें, कैसे बनता है। वो ट्विंस कह सकते हैं, एक तरह का मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, वो अलग कैसे बनता है बाद में बता देंगे आपको। तो बात यहाँ समझा रहा था कि दिखा रहा है 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, ठीक है, लेकिन इसमें से एक की ही आगे फर्दर ग्रोथ होता है ह्यूमन बीइंग में। अब यही है कोई बिच है या फीमेल कोई कैटल वगैरह फीमेल वगैरह है, तो इसमें एक और आ गया, एक और आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 4 दुनिया 8 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 1 लिया हुआ है, इसमें से जो 4 बना है इसमें से 1 लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है इसमें। अब 1 जो हो रहा है, जब यहाँ म्यूसिस 1 होती है तो 1 से 2 सेल बनेगा म्यूसिस 1, और म्यूसिस 2 में 2 से 4 बनता है, सभी जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ दिखा रहा है कि एक होता है कि एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा बनता है म्यूसिस 1 में, और म्यूसिस 2 जो होती है फेलोपियन ट्यूब में जाके होती है स्पर्म के प्रेजेंस में, है ना। यह हो गया, तो सेकेंडरी oocyte का जो डिवीजन होने वाला है ये, तो एक छोटा बड़ा बन गया। अब जो म्यूसिस 2 होगी वहां पे, तो फिर छोटा वाला से 2 छोटा बनेगा, 2 छोटा बनेगा, है ना, और एक इस वाले से फिर एक छोटा बड़ा बनेगा। देखिए ह्यूमन बीइंग फिर छोटा बड़ा बनेगा, तो टोटल हो जाएगा 3, लिखिएगा 3 पोलर सेल्स बनता है, पोलर बॉडी कहते हैं, 3 पोलर बनता है, पोलर 3 बनता है, और ओवम 1 बनता है। इस फेज को ऐसे बैठा लिया, क्रोमोसोम का नंबर सेट कर लीजिए आप लोग, 23 होगा, हाफ होगा, वेरी क्लियर। फिर प्रॉब्लम होगी